हेलो बच्चों, सो फाइनली आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था आपके सारे एग्जाम्स होते ही सीए फाउंडेशन के मैं फाउंडेशन अकाउंट्स का सजेस्टेड आंसर लेके आऊंगा। तो आज आपके सबके सभी एग्जाम्स हो चुके हैं, सारे एग्जाम्स आए हो अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में क्या रहने वाला है, ये वीडियो में आपको मई 2026 अकाउंट्स का सजेस्टेड आंसर रहूंगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये आंसर मैंने बनाया, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कहीं छोटी सी गलती हो सकती है इसमें, लेकिन 100% मोस्टली तो इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर मैं बना के डाल चुका हूं। आपको ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको मई 2026 का डिटेल सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ, वर्किंग नोट के साथ, हर एक चीज मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, अच्छा ये वीडियो में मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किस तरीके से आंसर्स रहे थे, क्वेश्चन में बच्चों को क्या डिफिकल्टी गई, कौन से एडजस्टमेंट को किस तरीके से आंसर करना था। अगेन ये वीडियो में आंसर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऊपर ऊपर से मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आंसर का, जिससे आपको पता लग जाएगी किस तरीके से सॉल्व हुआ और एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या होंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना। अच्छा उसके अलावा ये वीडियो में टाइम स्टैम्प भी लगे हुए रहेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 4A ही देखना है तो आप टाइम स्टैम्प में जाके क्वेश्चन नंबर 4A वाला ही पार्ट डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो चलेगा। ठीक है, अच्छा इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा और वीडियो एंड तक देखना। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगी, इंटरमीडिएट मई 2027 की बैच कब से चालू हो रही है उसके रिगार्डिंग, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। और अगेन सितंबर 2026 की एग्जाम ओरिएंटेड बैच की भी अनाउंसमेंट रहेगी, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। ठीक है, तो आओ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा था। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम आके देखोगे ट्रू और फॉल्स आए थे, बहुत ही बढ़िया ट्रू और फॉल्स पूछे थे आईसीआई ने। ठीक है, अच्छा सबसे पहला था क्या ट्रू और फॉल्स है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्रोमाइज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। बच्चों सेम मॉड्यूल का ट्रू और फॉल्स है, ये आता है फॉल्स, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं आती, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आती है और अदर कॉस्ट भी आती है। इनफैक्ट अगर तुम जाके देखोगे अपने नोट्स में चार्ट वाला पार्ट, तो वहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्रोमाइज ऑफ परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। ठीक है, तीनों भी आता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेस नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला जो आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला ट्रू और फॉल्स फॉल्स था। अच्छा इसके बाद क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन द गार्नर वर्सेस मुरे लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी हैज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों ये वाला भी फॉल्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटते। अगर गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग रहा है तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग रहा है तो कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ेगा, यानी सेकंड ट्रू और फॉल्स भी फॉल्स था। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड आके देखोगे, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विच वाज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन द सेम साइड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों यहाँ पे गलत हो गया, अगर मैं ओल्ड बिल्डिंग तोड़ रहा हूँ न्यू बिल्डिंग बना रहा हूँ तो ओल्ड बिल्डिंग का तोड़ने का खर्चा भी न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग में लेते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा इसलिए हो गया फॉल्स। अगेन ये भी सेम मॉड्यूल का ट्रू और फॉल्स है। इसके बाद में as per section 39 of the companies act in case of issue of share application money must be at least 25% of issue price। बच्चों इतना कंफ्यूजिंग था, मतलब ये वाला ट्रू और फॉल्स तुम मार्क कर सकते हो कि बहुत सारे बच्चों का इसमें कंफ्यूज हुआ होगा। बच्चों ये जो 25% ऑफ इश्यू प्राइस वाला रूल है ना, ये सेबी का है, कंपनीज एक्ट का नहीं है। कंपनीज एक्ट का रूल क्या बोलता है पता है, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे सेबी और कंपनीज एक्ट में कंफ्यूज हो गए। कंपनीज एक्ट का रूल है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड सेबी का रूल है 25% ऑफ इश्यू प्राइस। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट बोला इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट का रूल बोलता है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और ये जो 25% वाला है ये सेबी के हिसाब से मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अगेन कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, इसलिए भी हो जाएगा फॉल्स। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वेरी इजी एकदम लट्टू क्वेश्चन पूछा था, एडजस्टमेंट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन shall be adjusted into final account of NPO only in one place। बच्चों एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एनपीओ के एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट होगा और फॉल्स है बच्चों। अगेन कितने इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी इफेक्ट हो सकता है और बैलेंस शीट में भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला हुआ कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। बच्चों ये एकदम करेक्ट है, कैश बुक सब्सिडरी बुक का भी पार्ट होता है और प्रिंसिपल बुक का भी पार्ट होता है ना। तो ये वाला आंसर ट्रू था। ठीक है, अगेन ये भी सिमिलर टू मॉड्यूल का ट्रू और फॉल्स ही है, कैश बुक सब्सिडरी बुक का भी पार्ट है और प्रिंसिपल बुक का भी पार्ट है। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज, वाह सर, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब करवाओगे। मैंने तुमको एक क्वेश्चन रटाया हो भी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है बच्चों, ये एक प्रिंसिपल से और मेथड से विच इज अप्लाइंग द प्रिंसिपल, है ना। यानी पॉलिसी सेलेक्ट करना मतलब मेथड और प्रिंसिपल्स को सेलेक्ट करना जो मेथड प्रिंसिपल को अप्लाई कर रही है। अच्छा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ क्या, यस
यस, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ। 3 सिनारियो बताए थे, चेंज इन लॉ, चेंज इन एएस और बेटर प्रेजेंटेशन। मतलब स्टैट्यूट में चेंज हो रहा है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस है तो, और उसके बाद तुम्हारा तीसरा आ जाएगा अगर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ। 3 सिनारियो में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है ना। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे इन्होंने बोले हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे पॉलिसी सेलेक्ट करने के। और तुम देखो इसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसी तरीके से, और इन्होंने 3 को 2 पॉइंट में प्रेजेंट किया है मॉड्यूल में। रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यू मतलब चेंज इन स्टैट्यू, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ये सिनारियो में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ। एकदम लट्टू क्वेश्चन आया था थ्योरी का भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाह क्या पूछ लिया इन्होंने, सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन पूछा था। सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन में आ गया था मेसर्स मॉडर्न स्टोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर मेसर्स मॉडर्न स्टोर में मेरे को क्या बनाना था? रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाना था। रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न होती है बच्चों? ये रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है ना। तो परचेस रिटर्न बुक मुझे यहाँ पे बताना था, रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाना था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 बाय 1 बोला हुआ है। 8 मार्च को रिटर्न किया मैंने मनोज स्टेशनरी मार्ट को 12 डजन पेंसिल, 50 रुपए पर डजन। अब बताओ बच्चों, 12 डजन पेंसिल रिटर्न कर दिया, 50 रुपए पर डजन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 इंटू 50 यानी आती है 600 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 12 डजन पेन्स और 150 रुपए पर डजन पे, तो 12 डजन पेन 150 रुपए पर डजन पे आता है 1800, तो 1800 और 600 अगर तुम टोटल करोगे तो ये आता है 2400। इसमें दे देना 4% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा? 96 रुपीज का डिस्काउंट, और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 2304, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले, अच्छा इसमें जब मैं रिटर्न आउटपुट बुक बना रहा हूँ मैं प्रॉपर डेट कॉलम भी बनाऊंगा, ठीक है। डेट कॉलम बनाने के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, 2 कॉलम बनते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ यहाँ पे फॉर्मेटिंग में मैंने बताया, देखो डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। अच्छा, पहले वाले इसका देखो मनोज स्टेशनरी मार्ट आ गया 600 1800। आइटम बाय प्रेजेंटेशन मतलब जब सब्सिडरी बुक बना रहे आइटम बाय आइटम प्रेजेंटेशन करना था, 96 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और 2304 आउटर कॉलम में आ गए। अच्छा, इसके बाद क्या है? रिटर्न आइटम विच वर बॉट ऑन कैश टू राज स्टेशनरी। बच्चों जो कैश में खरीदा था वो रिटर्न आएगा क्या? ये आता ही नहीं है, इसके रिगार्डिंग नोट लिखना पड़ेगा। कैश परचेज रिटर्न है, कैश रिटर्न आउटपुट है तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न कंप्यूटर टू विधियन कंप्यूटर। बच्चों स्टेशनरी की दुकान है, कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हो यानी रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट है। बच्चों रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट भी आएगा क्या? नहीं, यानी यहाँ पे सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन थे, दोनों नहीं आएंगे। दोनों के रिगार्डिंग तुमको एग्जाम में नोट लिखना था। नोट लिखने के भी मार्क्स होते हैं सब्सिडरी बुक में, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन का तुम इफेक्ट नहीं दे रहे हो बुक में तो उसके रिगार्डिंग तुमको नोट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आइडियली तुमने नोट लिख के आना चाहिए था, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर तुम देखोगे रिटर्न टू रजत कॉपियर्स, ठीक है। रजत कॉपियर्स को रिटर्न कर दिया 8 पैकेट A4 पेपर 100 पर पैकेट यानी हो गए 800 रुपए के, और उसके बाद 6 पैकेट हो गए 125 रुपए के, ठीक है। तो 6 पैकेट 125 के ये हो गए 750 प्लस 800, और इसके ऊपर 6% डिस्काउंट था। 6% मतलब 93 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो देखो 800 750 और 93 का डिस्काउंट 1457 बाहर आ गया, और टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक तुम्हारा आना चाहिए था 3761, ठीक है। तो 3761 रुपीज़ अगर तुम्हारी सब्सिडरी बुक की टोटल आई है तो एकदम परफेक्ट आंसर आया है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर तुम आके देखोगे, ठीक है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था डेप्रिसिएशन का, सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन है। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे देखोगे क्या क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। मतलब यहाँ पे विद प्रोविजन भी है और विद एसेट डिस्पोजल भी है। अच्छा, अगर ऐसे जगह पे क्रक्स बताओ तो मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। प्रोविजन प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन एक गुल्लक है, जहां पे गुल्लक में क्या जमा होगा? डिप्रीशिएशन के पैसे जमा होंगे, और गुल्लक कब टूटेगी? जब एसेट जाएगा, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ सेल प्रोविजन जितना भी जमा हुआ है वो एसेट डिस्पोजल को ट्रांसफर कर दूंगा। जब एसेट बिकेगा मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट में एसेट डिस्पोजल को ट्रांसफर हो जाएगी। करेक्ट है क्या? बताओ बच्चों, यस है ना। तो मशीनरी डिस्पोजल को ट्रांसफर कर दूंगा और मशीनरी डिस्पोजल का बैलेंसिंग में प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। अच्छा, अगर यहाँ पे सुमन लिमिटेड देखोगे, सर्टेन मशीनरी परचेज की 60 लाख रुपए की, इतने की मशीनरी परचेज की 60 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2025 को। अच्छा, परचेज, अब देखो ध्यान देना, ऑन 1 अक्टूबर 2025, अब 1 अप्रैल 2023 में मैंने मशीनरी खरीदा था 60 लाख। इसमें से क्या हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2025 अ पार्ट ऑफ द सेड मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर 4 लाख हैव बिकम ऑब्सोल्यूट एंड ऑक्शन फॉर 2,25,000। मतलब क्या हुआ बच्चों? ये 60 लाख के इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। एक हो गया पार्ट 1 56 लाख का जो अभी भी मेरे पास है, और दूसरा हो जाएगा पार्ट 2 4 लाख का जो मेरे पास सोल्ड आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और थर्ड मशीन ये लोग खरीद के लाए 7,50,000 की, और 40,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, मतलब 7,90,000 रुपए की मशीन आ गई,
ठीक है। यानी यहाँ पे आइडियली जैसे अपन क्लास में बनाते थे 360 डिग्री वर्किंग नोट, तो 3 कॉलम बनेंगे यहाँ पे। एक तो मशीन 1 पार्ट 1 56 लाख, मशीन 1 पार्ट 2 4 लाख और मशीन 1 पार्ट 3 मतलब मशीन 2 भी बोल सकते हैं उसको 7,90,000। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग नोट उसी फॉर्मेट में की है, मशीन 1 पार्ट 1, मशीन 1 पार्ट 2 और मशीन 2। अच्छा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर तुम यहाँ पे अकाउंट देखोगे तो कब से कब तक बहुत लेंदी पूछा था ये पेपर। लेंदी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि देखो 2023 से 2026 तक का पूछा। मेरे को लगता था आइडियली सिर्फ 2026 का भी अकाउंट पूछता तो चलता, मतलब 25-26 का, लेकिन इन्होंने 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 26 तक का पूछा, यानी इट वाज वेरी लॉन्ग। ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अपने को तो क्या करना है, 23 से लेकर 26 तक के सारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने हैं। तो 56 लाख और 4 लाख ऐसे करके टोटल 60 लाख लिया है। अच्छा, टोटल कॉलम अपन हर बार लिखते नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन की टोटल लिखोगे तो भी टोटल कॉलम में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स वर्किंग नोट है, तुमको तुम्हारे हिसाब से बनाना है। अच्छा, 56 लाख था, 4 लाख था, फर्स्ट ईयर में 10% डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, 5,60,000 और 40,000। ठीक है, 6 लाख आ जाएगा। अच्छा, सेकंड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन लगाया 5,40,000, 36,000, मतलब सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 5,40,000। बच्चों थर्ड ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में क्या हुआ, एक मशीन परचेज किया, एक मशीन सोल्ड किया। अच्छा, 360 डिग्री वर्किंग नोट इस फॉर्मेट में जो बनाते हैं अपन, यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट देते हैं परचेज का, तो सबसे पहले इफेक्ट दे दिया परचेज का 7,90,000। अच्छा, 7,90,000 परचेज का इफेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद डिप्रीसिएशन किया मैंने, ये मशीन पे पूरे साल का लगेगा क्योंकि पूरे साल भर थी। बच्चों मशीन 1 पार्ट 2 पे कितने महीने का लगेगा डिप्रीसिएशन, बताए, सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर को मशीन सोल्ड आउट हुई। अक्टूबर को मशीन सोल्ड आउट हुई मतलब कितने महीने बाद, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद मशीन सोल्ड आउट हो गई, तो इसके ऊपर कितने महीने का लगा डिप्रीसिएशन, 6 महीने का। यानी जो मशीन 1 पार्ट 2 है इसके ऊपर डिप्रीसिएशन आया होगा 16,200। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मशीन 2 के ऊपर भी डिप्रीसिएशन 6 महीने का लगेगा, क्योंकि ये मशीन ने 1 अक्टूबर को खरीदा, जब से खरीदा तब से डिप्रीसिएशन लगता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगेन 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी 6 महीने का डिप्रीसिएशन, लेकिन ये ईयर एंड पे लगेगा। ये वाला डिप्रीसिएशन 16,200 का मिडल ऑफ द ईयर में, क्योंकि मशीन मिडल ऑफ द ईयर में सोल्ड हो गई थी, और ये वाला डिप्रीसिएशन लग जाएगा ईयर एंड पे, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, तुम देखोगे सारा डिप्रीसिएशन माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू आई थी 3,07,800। सेल वैल्यू अगर माइनस करूंगा 2,25,000 में बेच दिया, तो 82,800 इसके ऊपर आ जाता है लॉस। ठीक है, 82,800 का लॉस है। अगर पेपर में तुम्हारा 82,800 का लॉस आया होगा तो परफेक्ट आंसर तुम्हारा गया था। ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट कैसे दूंगा, सबसे पहले तो देखो मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, ये 3 साल तक तो सेम कहानी चलते गई। अच्छा, प्रोविजन में पहले साल 6 लाख का डिप्रीशिएशन हुआ, 6 लाख कैरिड डाउन, फिर दूसरे साल 540 का डिप्रीशिएशन हुआ, तो टोटल डिप्रीशिएशन हो गया 1140, और 1140 यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया। अब बच्चों क्या हुआ, एक मशीन सोल्ड आउट हो रही है, इसके ऊपर डिप्रीशिएशन 16,200 का मिडल ऑफ द ईयर में लग जाएगा, तो 16,200 मिडल ऑफ द ईयर में लग गए। अब जो मशीन सोल्ड आउट हुई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और उसका डिप्रीसिएशन का प्रोविजन एसेट डिस्पोजल को ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में ही बोला, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख, तो 4 लाख रुपए कहाँ चले गए, देखो एसेट डिस्पोजल में गए, और यही डेट पे 7,50 और 40 790 की न्यू मशीन खरीदा। अब 4 लाख मेरे चले गए एसेट डिस्पोजल में, तो एसेट डिस्पोजल के डेबिट साइड आ गए 4 लाख। अब सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे ना, इसके लिए आईसीआई 3 वर्किंग नोट अलग अलग बनाता है, अपन ने एक ही वर्किंग नोट में किया। सेकंड पॉइंट इज सर प्रोविजन कितना ट्रांसफर होगा, तो गुल्लक में जितने पैसे जमा हुए, अब देखो मशीन 1 पार्ट 2 पे अब तक कितना डिप्रीशिएशन लगा, पहले साल में 40,000, दूसरे साल में 36,000 और तीसरे साल में 16,200, तो इन तीनों डिप्रीसिएशन का टोटल ले लो, 40, 36 और 16,200, तो 40, 36 और 16,200 करोगे तो 92,200 का एसेट डिस्पोजल में चले जाएगा प्रोविजन। ठीक है, 92,200 का डिप्रीशिएशन लगा था। अच्छा, उसके बाद बाय बैंक करोगे 225, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा 82,800 ऑटोमेटिक लॉस आना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद ईयर एंड पे इतना डिप्रीशिएशन लगेगा 493,100, ईयर एंड पे लग गया 493,100, और बैलेंस कैरिड डाउन जो तुम्हारा आया 1,557,100, अगर इतना बैलेंस कैरिड डाउन आया तो तुम्हारा आंसर वाज वेरी वेरी परफेक्ट, है ना। और इसका कैरी डाउन आना चाहिए 63,90,790 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डिप्रीसिएशन का क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन था, उतना कोई डिफिकल्ट पार्ट था नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2B। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2B रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आया था, स्टेज 2 का क्वेश्चन था, सस्पेंस को लेके जाना था। अच्छा, यहाँ पे सर बहुत सारे बच्चे पूछते थे सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, बच्चों यहाँ पे नहीं भी बनाते तो चल जाता, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 एंट्रीज है 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 एंट्रीज, मतलब हर एक एडजस्टमेंट को 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से तुम जितनी करोगे उतने, जितनी एंट्रीज सही करोगे उतने तुमको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या है, देखो गुड्स वैल्यूज 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर अरोरा वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक पोस्टेड देयर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज अकाउंट। अब देखो रिटर्न बाय मिस्टर अरोरा मतलब ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को मैंने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया, समझा, मतलब यानी मैंने क्या किया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था।
अच्छा, पोस्टेड देयर ऑफ क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अरोरा का अकाउंट क्रेडिट हुआ। बच्चों अरोरा का अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्योंकि इसकी करेक्ट एंट्री देखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अरोरा होनी चाहिए थी। तो अरोरा में कोई मिस्टेक नहीं है, गलती से क्या हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स डेबिट कर दो, और क्या डेबिट करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट करो, क्रेडिट को कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस। ठीक है, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बन जाएगी, देखो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, इसके बाद an amount of 3000 were entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. राधे who returned the goods। अब बच्चों यहाँ पे रॉन्ग साइड है, राधे अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न है तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे राधे के डेबिट साइड पोस्ट हुआ, सेल्स रिटर्न बुक में कुछ गलती नहीं है, राधे के डेबिट साइड पोस्ट हुआ। अब बच्चों रॉन्ग साइड में डबल से अपोजिट इफेक्ट, मतलब अब राधे क्रेडिट करना पड़ेगा 6000 से। 6000 से क्यों सर, 3000 गलती को सुधारने के लिए और 3000 एक्चुअल में जो होना चाहिए था, यानी राधे अब क्रेडिट हो जाएगा 6000 से, डेबिट को कुछ नहीं है तो आ जाएगा सस्पेंस। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राधे 6000 रुपए से। इसके बाद बच्चों थर्ड वाला, वेजेस 4600 पेड टू वर्कमैन फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब फर्नीचर बनाने को वेजेस पे किया, वेजेस को लेके गया, एंट्री रॉन्ग एंट्री किया इन्होंने, वेजेस टू कैश होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, वेजेस को क्रेडिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस करेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस ये करेक्ट एंट्री थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद फोर्थ वाला, अ चेक ऑफ ₹12,000 रिसीव फ्रॉम जनक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब जनक से चेक डिसऑनर होता है तो बच्चों जब चेक आया तब एंट्री क्या करी होगी, बैंक टू जनक। अब डिसऑनर हुआ तो जनक टू बैंक होना चाहिए, लेकिन जनक डेबिट करने की जगह इन्होंने डेबिट किया अलाउंस को। अलाउंस को तो डेबिट होना नहीं चाहिए था, डेबिट किसको होना चाहिए था, जनक को। तो अब क्या करूंगा, जनक टू अलाउंस ऐसी एंट्री करेंगे, जनक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। ठीक है, जनक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद बच्चों फिफ्थ, गुड्स अमाउंटिंग 1600 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर जेवी कॉर्पोरेशन were taken into the inventory but no entry in respect of books into pass। अब बच्चों यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पे इन्वेंट्री में लिया मतलब उसने गुड्स रिटर्न किया, मैंने लेके जाके गोडाउन में रख दिया, लेकिन जर्नल एंट्री ही पास नहीं की, मेरे को यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा, रिटर्न बाय कस्टमर मतलब ये वापस से सेल्स रिटर्न है, इसमें देखो तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया सेल्स रिटर्न वाला। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर लो, एंट्री आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेवी कॉर्पोरेशन। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेवी कॉर्पोरेशन, एंट्री डायरेक्टली पास कर ली। ठीक है, अच्छा इसके बाद अ सेकेंड हैंड मोटर कार वॉज परचेज 30,000 ऑन 1 अक्टूबर। 30,000 रुपए की मोटर कार खरीदा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने यहाँ पे डेबिट क्या किया, मोटर कार अकाउंट डेबिट करने की जगह कार मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट किया। कार मेंटेनेंस एक्सपेंस है, जाना चाहिए था एसेट को, लेके गया एक्सपेंस को। अच्छा, इसके ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज होता 15%। अगर तुम देखोगे 30,000 रुपए का 15% 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो डिप्रीसिएशन भी कब से लगेगा, 1 अक्टूबर से। तो 30,000 का 15% इंटू 6/12, यानी यहाँ पे 2,250 का डिप्रीसिएशन। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे ना दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सबसे पहले कार की गलती सुधार लो और फिर डिप्रीसिएशन की अलग से एंट्री पास करो, या फिर डायरेक्टली नेट ऑफ एंट्री 30,000 माइनस 2,250 इस तरीके से भी कर सकते हो। 27,750 से भी कार अकाउंट डेबिट टू कार मेंटेनेंस कर सकते हो, मतलब नेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि कार मेंटेनेंस भी P&L का पार्ट है, डिप्रीशिएशन भी P&L का पार्ट है। तो नेट एंट्री भी पास कर सकते हो, दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो एंट्री पास कर रखी है, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कार मेंटेनेंस और डिप्रीसिएशन टू मोटर कार। चाहो तो तुम इसकी नेट एंट्री कर सकते हो, 30 माइनस 2,250 करके डेबिट करो और कार मेंटेनेंस को उतने से क्रेडिट करो। लेकिन ये दो एंट्री भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, कंबाइन करके दोनों भी करेक्ट है आइडियल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बच्चों, ओल्ड फर्नीचर था 16,000 का, एज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक। अब बच्चों फर्नीचर बेचा, सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए क्या, नहीं, तो सेल्स को डेबिट कर दो, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, सिंपल। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसके बाद क्या है बच्चों, 8,880 ड्यू फ्रॉम हेतल विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट इन प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अब बताओ बैड डेब्ट जो थे वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए, हैज बीन पोस्टेड टू द हेतल अकाउंट। अब बच्चों हेतल के पर्सनल अकाउंट को नहीं जाना चाहिए। अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए तो एंट्री क्या होती है पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। यहाँ पे इन्होंने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू हेतल। ठीक है, अब बताओ मेरी बात, यहाँ पे तो ये गलत हो गया, तो फिर अब करेक्ट एंट्री इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल एंट्री करेंगे, है ना। अच्छा, अब एक और चीज अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, हेमल और हेतल इन्होंने नाम में भी गड़बड़ की है। यहाँ पे हेमल है, यहाँ पे हेतल है, टी और एम का फर्क है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन हेतल हेमल कुछ भी मानो एक ही बात है, हेतल को रेक्टिफाई कर दो। तब डेबिट क्या होगा यहाँ पे, हेतल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। देखो हेतल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 27 अमाउंटिंग 2,500 वाज नॉट पोस्टेड। अब बताओ डिस्काउंट अलाउड कॉलम पोस्टेड नहीं हुआ, डिस्काउंट अलाउड कॉलम पोस्ट नहीं हुआ तो पोस्ट कर देना। ठीक है,
तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अच्छा टोटल की गलती है तो सिर्फ एक ही साइड एरर मानते हैं, सिंगल साइडेड एरर, क्योंकि यहाँ पे टोटल की गलती है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टोटल की गलती है इसलिए वन साइडेड एरर मानो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अ सम ऑफ 3500 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ द प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बताओ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का है बच्चों, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का है, मतलब ये क्या है पता है, ये है ड्राइंग्स। अब मैंने ड्राइंग्स को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लेके गया बच्चों, गलत किया। किसको जाना चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब रेक्टिफाई कैसे करूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इस तरीके से मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर दूंगा। चलो जमा, इजी क्वेश्चन था एकदम, अगर तुम देखोगे ऑलमोस्ट मॉड्यूल के सिमिलर एडजस्टमेंट से। ठीक है, चलो इसके बाद 3A इन्होंने पूछा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। पहले देखो एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, एलएलपी अल्फा एलएलपी के। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, 2:1। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स और वाई 1,80,000 रुपए इनका कैपिटल बैलेंस है। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 24,000 का क्या करते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं एडमिशन के पहले। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। अब बच्चों अगर यहाँ पे तुम देखोगे ओवरड्राफ्ट भी है और कैश एट बैंक भी है। ठीक है, तो अपन कैश एट बैंक यूज करते हैं। अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे आके देखोगे, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड जेड, एक्स वाई थे, जेड को एडमिट कर लिया इन्होंने, कितने के लिए, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा 1/5 शेयर दिया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 8:4:3। अच्छा अगर तुम देखोगे यहाँ पे 8:4:3 और ओल्ड शेयर इनका कितना था, 2:1 है ना, यानी यहाँ पे अगर इनका मैं यहाँ पे निकालूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखो ओल्ड था रेशियो 2/3 1/3, न्यू रेशियो 8/15 4/15 1/3/15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए, जैसे 2/3 है और 8/15 है, तो 3 को 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 5 15 2 5 10, तो 10/15 माइनस 8/15। 2/15 का सेक्रीफाइस और 1/15 का सेक्रीफाइस आया था, यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो की तरह है 2:1। ठीक है, तो जब भी गुडविल कैलकुलेशन करूंगा 2:1 के हिसाब से बांटूंगा। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, देखो ध्यान देना, जेड इंट्रोड्यूस 60,000 इज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000 इन कैश। अब हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का हिस्सा था 18,000, यानी गुडविल कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। 18,000 का गुडविल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था 2:1। ठीक है, तो 2:1 के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 18,000 रुपए का गुडविल बढ़ जाएगा, है ना। तो 2:1 के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 18,000 का गुडविल बढ़ जाएगा, तो 18,000 का गुडविल 2:1 में बांटूंगा तो 12,000 और 6,000 इस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा फिर एंट्री क्या होगी, अब देखो ध्यान देना, भले ही यहाँ पे कैश में लाया तो कैश अपन क्या करते हैं बढ़ा के, इसके दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली है ना जो पैसे लाया वो डायरेक्टली बांट दो, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, या फिर पहले जेड के कैपिटल अकाउंट में लेके आओ फिर और कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करो। तो अगर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करो तो एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स 12 और टू वाई 6,000। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,80,000 रुपए रहेगा, जेड कितने लाया 60,000 कैपिटल के, 18,000 गुडविल के, 78,000, और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे गुडविल की रिवर्स एंट्री की 12 और 6 जेड से हटा दी। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, रिवैल्यूएशन बोला हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 175 पे था, कितने का 140 का 175 है, मतलब गेन हो गया। ठीक है, तो 140 का 175 35,000 का यहाँ पे गेन आ गया। उसके बाद बच्चों 50,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी है कितने पे 60 पे, तो लॉस हो गया। इन्वेंट्री 28 का इन्वेंट्री में भी लॉस हो गया, यानी प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री दोनों पे भी लॉस है। ओके सर। इसके बाद क्या बोला, ट्रेड पेबल अमाउंटिंग 1200 वर कंसिडर एज नो लॉन्गर पेबल। अब बच्चों 1200 के ट्रेड पेबल देने की जरूरत नहीं है, यानी ट्रेड पेबल में से 1200 रुपए कम हो जाएंगे, तो ट्रेड पेबल में से 1200 देने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये होता है गेन, तो ये गेन आ जाएगा क्रेडिट साइड। ओके सर। इसके बाद क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन ट्रेड रिसेबल। कितने के ट्रेड रिसेबल है 44,000 का 5% क्रिएट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2,200। करेक्ट है बच्चों, यस। इसके बाद बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं ना ये वाला रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना भूल गए। वाई सेटल्ड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इन फुल बाय पेइंग 1,500 फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। अब वाई ने बिजनेस की लायबिलिटी पे करी। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, 1,800 रुपए की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, वाई ने 1,500 पे सेटल डाउन किया। 300 रुपए का प्रॉफिट वाई का नहीं है, फर्म का है ना। देखो 1,800 की लायबिलिटी गई तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 1,800, लेकिन वाई ने पे किया, वाई अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,500 से। 300 रुपए कहाँ जाएंगे, 300 रुपए जाएंगे बच्चों रिवैल्यूएशन में, गेन है। 1,800 की लायबिलिटी 1,500 पे सेटल की, तो 300 रुपए का क्या है यहाँ पे गेन है ना।
तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। 300 रुपए का गेन की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे देखो ध्यान देना, 300 रुपए गेन है, ठीक है। और यहाँ पे कितने में वाई ने सेटल किया? वाई ने सेटल किया 1500 रुपए में। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, वाई को 1800 में दे दिया और 300 रुपए का गेन लिया ही नहीं। अगर ये 300 का गेन नहीं लिया होगा तो तुम्हारा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गलत आया होगा, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखोगे 21,300 आएगा, जो 2:3 में बटेगा 14,200 7,100, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 300 रुपए में गलत किया, सर पूरा रिवैल्यूएशन सही करके आ गए, ये 300 रुपए का गलत किया, ठीक है। तो ये 300 रुपए का गेन है, क्योंकि 1800 की लाइबिलिटी 1500 पे सेटल की। ओके सर। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्टेड करना पड़ेगा और एनी एक्सेस अमाउंट और डेफिशिएंसी वुड बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करो। बच्चों ऐसे सिनारियो में जब भी रीएडजस्टमेंट करते हैं ना, तो रीएडजस्टमेंट अपन जो न्यू पार्टनर आया उसके रेशियो के हिसाब से करते हैं। मतलब यहाँ पे 60,000 रुपए था और 3/15 उसका रेशियो है, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 15/3 से कर दो। हमेशा अपन ऐसे ही करते हैं, 60,000 इंटू 15/3। अच्छा, इनफैक्ट P&L का बैलेंस भी बांटना पड़ेगा यहाँ पे, याद रखना है ना। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से कितना आता है बच्चों? 3 लाख रुपए टोटल कैपिटल आ जाएगा। और 3 लाख का कैपिटल 8/15 और 4/15 के हिसाब से बांटोगे तो 1,60,000 80,000 क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल रहेगा 61, 80 और 60, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे बच्चों लेना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? करंट अकाउंट के थ्रू आ जाएगा। इसमें सरप्लस है और इसमें डेफिशिएंसी है। अच्छा बच्चों, जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ डेबिट साइड आएगा, सरप्लस आएगा क्रेडिट साइड। मतलब 22,600 आया लायबिलिटी साइड और 17,800 आ गए एसेट साइड, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी थी, ये डेबिट साइड मतलब एसेट साइड आ जाएगा और ये लायबिलिटी साइड आएगा। इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, टोटल लिख देना। अच्छा, यहाँ पे अब एक लास्ट क्रक्स ये बचता है कि है ना, ओवरड्राफ्ट के बारे में बोला हुआ नहीं है, रीपे हुआ या नहीं हुआ। बच्चों मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ओवरड्राफ्ट रीपे नहीं पे हुआ होगा, मतलब एज इट इज उतने के उतने पे खड़ा हुआ है और कैश और बैंक मेरा 96 हो जाएगा। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये 96 और 60 है ना, तो इन दोनों को मैंने नेट ऑफ कर दिया, ओवरड्राफ्ट रीपे करके फिर कैश एंड बैंक 36 पे लिया, ठीक है। तो दोनों भी व्यू करेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, वी हैव नॉट पेड द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अल्टरनेटिवली अमाउंट रिसीव फ्रॉम जेड कैन बी यूज आल्सो यूज्ड टू प्रीपे द ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट रीपे नहीं किया, तो दोनों भी अल्टरनेटिव बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। जहाँ पे देखो अल्टरनेटिव बन रहे हैं, मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि ये भी पार्ट रह सकता है, ये भी पार्ट रह सकता है। उसके बाद 1 बाय 1 बस खाली सारे के पोस्टिंग की और यहाँ पे तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी थी 4,05,600 और 4,05,600। इस तरीके से ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद तुम आके देखोगे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है कंचन के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कंचन, ठीक है। शी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मैंने हमेशा बताया लेजर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग का एकदम मस्ट पार्ट पूछा हुआ था। ट्रेड डेटर है, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, बहुत अच्छी बात। बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, अगर तुम यहाँ पे नीचे आके पढ़ोगे, ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, पहले क्या करो, ऊपर के लेजर पे पोस्ट कर दो, मतलब डेटर के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट लेजर के फॉर्मेट में ही बनाया, अगर तुम आके आंसर देखोगे, ठीक है। तो डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन था, करेक्ट है। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, ठीक है। फर्नीचर का क्या गिवन था? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना, और इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन था, और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन था। जो गिवन था मैं यहाँ पे लेजर्स में बना के लिख लूंगा, ओके सर। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी डेटर अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर के क्रेडिट साइड, बैंक के डेबिट साइड, ओके सर। इसके बाद क्या बोला आगे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैड बीन मैच्योर्ड। कंचन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका पर्सनल था, वॉज रिटेन इन द बिजनेस। बच्चों ये 15,000 कंचन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस में रिटेन करता हूँ, यानी ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ये है एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो ये 15,000 क्या होगा? 15,000 बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। तो 15,000 रुपये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। उसने LIC मैच्योरिटी के पॉलिसी के पैसे बिजनेस में रख लिए। फर्नीचर सोल्ड आउट हुआ 16,000 रुपये, था 20,000 रुपये का। अब बच्चों ऐसे सिनारियो में देखो ध्यान देना, फर्नीचर अकाउंट अगर मैं बताऊं तो पैसे आएंगे 16,000 और 4,000 का क्या हो जाएगा? लॉस, ठीक है बच्चों। तो पैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्नीचर अकाउंट बताऊं तो फर्नीचर अकाउंट में पैसे कितने आए? 16 और 4,000 का लॉस हो गया। तो पैसे आए 16 और 4,000 रुपये का जो लॉस है वो कहाँ चले जाएगा? P&L के डेबिट साइड। तो 4,000 का लॉस P&L के डेबिट साइड चले गया, ओके सर। इसके बाद बोला पेड टू ट्रेड क्रेडिटर 370 फॉर परचेस। तो क्रेडिटर को पे करा, क्रेडिटर को पे कर दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट के कौन से साइड? डेबिट साइड। और यहाँ पे देखो क्रेडिटर आ गया,
और क्या क्या बोला पेमेंट, एक्सपेंस पेड, फर्नीचर परचेज किया। अच्छा एक्सपेंस पेड किया 69,250, 69,250 एक्सपेंस पे किया 69,250। यहाँ पे अगर तुम देखोगे फर्नीचर 18,000 का परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड आ गया 18,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक्सपेंस पेड को 69,250 एज इट इज ले लो। अब बच्चों यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चों ने ना ये कंफ्यूजन किया, गलत यहाँ पे करके कंचन पर्सनल ड्राइंग 2000 ही पड़ा और तुमने ड्राइंग का 2000 का इफेक्ट दिया। बच्चों पर मंथ है, देखो ना यहाँ पे ऐसा कैसा करता है, ऊपर से लेके नीचे तक सब सिंगल सिंगल अकाउंट दिया, यहाँ पे पर मंथ वाला दे दिया। बच्चे 2000 करके आके खुश, वाह सर अच्छा गया। बच्चों 2000 पर मंथ है, 2000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 24,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,000 रुपये की ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ड्राइंग्स तुमको यहाँ पे 24,000 रुपये लेना था, ठीक है। अच्छा सर 24,000 रुपये ड्राइंग ले लिया, 24,000 कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ओके सर। इसके बाद अगला बता दो पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पे बोला कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो बहुत अच्छी बात, कैश सेल कैश परचेस कुछ भी नहीं रहेगा। गुड्स सोल्ड 20% प्रॉफिट ऑन सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 30,60,000। बच्चों कॉस्ट है 3,60,000 प्लस प्रॉफिट करूंगा तो क्या मुझे सेल वैल्यू मिल जाएगी, क्या बताओ। यस 3,60,000 है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, करेक्ट है क्या। तो 3,60,000 का 20% अगर तुम करोगे तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ये परसेंटेज ऑन सेल है, कॉस्ट में कॉस्ट का प्यार ऐड होता है और सेल में सेल का प्यार ऐड होता है, पता है। यस तो 25% ऑन सेल, ठीक है, 20% ऑन सेल इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। हमेशा मैंने बताया कॉस्ट का प्यार ज़्यादा है, सेल का प्यार कम है। 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल, मतलब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 25%, ठीक है। तो अगर सेल वैल्यू निकालनी है 3,60,000 प्लस 25% करोगे तो 4,50,000 सेल वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे जो सेल आया ना, यहाँ पे सेल आया 450, ठीक है। सेल यहाँ पे 450 होगा और पूरी की पूरी डेटर सेल होगी क्योंकि कैश सेल तो है ही नहीं, तो 450 पूरी की पूरी डेटर से सेल होगी, है ना। यहाँ पे कैश सेल नहीं थी बोल के बहुत अच्छी बात हो गई, ओके सर। इसके बाद क्या बोला देखो ध्यान देना, एनुअल फायर इंश्योरेंस 7,500 मैंने एक्सपेंस पेड में इंक्लूडेड है, लेकिन ये पे किया 1 जनवरी को। अब बताओ 12 महीने का है, 1 जनवरी को पे हुआ, मतलब 7,500 में 12 महीने का है, लेकिन मतलब करंट ईयर में जनवरी 26 से मार्च 26 में 3 ही महीने रहेंगे। तो 3 मंथ्स का करंट ईयर का है तो 9 मंथ्स का मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एडवांस। तो 7,500 इंटू 9/12, अगर ऐसे करोगे तो 5,625 का प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। 5,625 का प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करते हैं अपन, इसका इफेक्ट एक्सपेंस में से लेस और बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके सर। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड और रिसीव बोला हुआ है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव डेटर क्रेडिटर अकाउंट में जाके लिख दूंगा अलाउड और रिसीव्ड। अब वन बाय वन क्या कर लेना बच्चों, बैलेंसिंग फिगर ले लेना। अब डेटर का अगर तुम बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिटर का बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो परचेस आएगा, फर्नीचर का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो डिप्रीसिएशन मिलेगा यहाँ पे, है ना। देखो लेजर में बैलेंसिंग फिगर और बैंक का बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो कैरी डाउन मिल जाएगा। ये सारे के सारे पोस्ट कर दो, सारे के सारे सब कुछ पोस्ट कर दोगे अगर, ठीक है। तो सब पोस्ट करने के बाद तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे 90, नेट प्रॉफिट आया 13,250, ग्रॉस प्रॉफिट आया 90,000, नेट प्रॉफिट आया 13,250 रुपए का आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट जो तुम्हारी टोटल टैली हुई 182,225 से और 182,225 से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हो गई टैली 182,225 और 182,225 से तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3B एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था, अगेन पार्टनरशिप डेथ का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पार्टनरशिप डेथ। देखो क्या बोला हुआ है, डोना जेनी टोनी आर पार्टनर्स डीजेआईटी कॉर्पोरेशन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 3:2:1 ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब देखो वन बाय वन देखो, 1,60,000, 1,01,88, 1,20, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेएबल, इस तरीके से। जनरल रिजर्व का क्या करूंगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बांट दूंगा। अच्छा यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट क्या है पता है क्या, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 60,000 रुपये बैलेंस शीट पे। बच्चों जब भी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे होते हैं तो मैं गेन निकालते टाइम ये 60,000 रुपये माइनस करता हूँ, ठीक है, ओके सर। क्या हो गया यहाँ पे, टोना डाइड ऑन 31 में। अच्छा अगर तुम यहाँ पे बैलेंस शीट देखोगे ना तो 31 मार्च की है, अप्रैल में, मतलब 2 मंथ्स बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा अगर 2 महीने बाद डेथ हो रही है ना तो 2 महीने का अपने को प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उसको। एज पर पार्टनरशिप डिड अरेंजमेंट वर टू बी पुट इनटू इफेक्ट, रिमेनिंग पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू 3:2। अब बताओ 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया और ओल्ड था 3:2:1, यानी यहाँ पे भी बच्चों रेशो में दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, 3:2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा बच्चा वाला, कौन कौन थे, डोना और जेनी का 3:2 गेन रेशो हो जाएगा।
पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन देयर कैपिटल, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, मतलब बहुत कंसर्निंग पार्ट है बच्चों ये वाला। आइडियली बताओ तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 4 year। 4 साल का एवरेज निकालना है और उसके बाद 31 मार्च टू द प्रीसीडिंग डेट वाला लेना। गुडविल हैज टू बी क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद हर शेयर ऑफ गुडविल विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट, यानी क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। प्रॉफिट स्टिल द डेथ ऑफ डेट ऑफ प्रीवियस 4 year दिया हुआ है 146,600, 188, 69,200 और 152,200। अब बच्चों यहाँ पे बड़ा बड़ा लॉस हुआ फिर बड़ा, यानी यहाँ पे बच्चों सिंपल एवरेज लगाना चाहिए था। आईसीआई कुछ भी करता है, कभी सिंपल एवरेज लगाता है कभी वेटेड एवरेज, इसलिए तुम है ना आंसर में नोट लिख के आना कि हमने सिंपल एवरेज लगाया। इनफैक्ट तुम अगर मेरा सजेस्टेड आंसर देखोगे, है ना, तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है वी हैव कैलकुलेटेड गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड, अल्टरनेटिवली इट कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एवरेज हम लगाने वाले हैं। सिंपल एवरेज अगर तुम लगाओगे, ठीक है, तो चारों का सिंपल एवरेज लोगे यहाँ पे, तो चारों का सिंपल एवरेज आ जाता है डायरेक्टली 1,04,400। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देना, गुडविल जब कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, देखो ध्यान देना, गुडविल जब कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट जो है माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। करेक्ट है क्या? यस। और ये वाली लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला हुआ है, गुडविल कैलकुलेशन कैसे करना है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे ये जो है ये बिफोर वाला है। तो एक ऑप्शन क्या होता है बच्चों, सब इसमें से माइनस करके आफ्टर में कन्वर्ट करो, या फिर टोटल एवरेज निकाल के उसमें से माइनस करो। अच्छा, पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल 350 था, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए बच्चों ये यूज आता है फॉर गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए 3,50,000 और कितना बोला हुआ है 10%, 3,50,000 का 10% 35,000 रुपीज आ जाएगा इंटरेस्ट। तो एवरेज कैपिटल निकल के आएगा 69,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 करोगे तो 2,08,200। इसमें से टोनी का शेयर कितना है, टोनी का शेयर होगा 1/6 और देंगे कौन से 3:2 के गेनिंग रेशियो में डोना और जेनी देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टोनी कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों ये तो इजी था। इसके बाद क्या है, अपॉन द डेट ऑफ दैट अकाउंट टोनी अकाउंट किस किस से क्रेडिट होगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल डेट ऑफ डेथ। अब बच्चों यहाँ पे है ना, ये जो प्रॉफिट देना है ना किसको, टोनी को 2 मंथ्स का, और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब जब प्रॉफिट देना है ना टोनी को, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर तुम लोगों ने देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करना है, तो प्रॉफिट जो दूंगा ना मैं, एवरेज जो ऊपर प्रॉफिट निकाला है इसके बेसिस पे प्रॉफिट दूंगा। देखो यहाँ पे ये बोला हुआ है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए 2 मंथ्स का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसके लिए मैं एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूँ। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट अपना कितना आया था यहाँ पे, अगर तुम देखोगे एवरेज प्रॉफिट आया था 1,04,400। तो 1,04,400 ही मैं यूज करूंगा किसके लिए, 2 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन बच्चों जो इंटरेस्ट माइनस करूंगा ना, ये एवरेज कैपिटल का नहीं माइनस करूंगा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करूंगा एक्चुअल कैपिटल का, है ना। एक्चुअल कैपिटल कितना था, अगर तुम यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल देखोगे 160, 188 और 120, यानी प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे एक्चुअल कैपिटल लेना है और गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे एवरेज कैपिटल लेना है। समझा क्या? यानी कैपिटल वाला कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो 1,04,400 में से अगर मैं यहाँ पे 2 मंथ्स का प्रॉफिट लूँ, 2 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आएगा 2/12 17,400। इसमें से जो इंटरेस्ट माइनस करूंगा ना, ये एवरेज कैपिटल में नहीं, एक्चुअल कैपिटल 468 का है, इसका 10% इंटू 2/12 7,800, क्योंकि ऑफकोर्स सभी पार्टनर का माइनस होगा। तो अगर इसका प्रॉफिट का हिस्सा देखोगे तो 9,600 आएगा, और 9,600 में से टोनी का हिस्सा 16 मतलब 1,600 जो P&L सस्पेंस के थ्रू मैं देता हूँ। यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है सर, एवरेज कैपिटल जो निकाला उसमें से 2 मंथ्स का प्रॉफिट लिया, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, वो एक्चुअल कैपिटल का माइनस करना, एवरेज का माइनस नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाली एडजस्ट। अच्छा, टोनी को और क्या देना है, 2 महीने का इंटरेस्ट, 1,20,000 का उसका कैपिटल था, इंटू 10% इंटू 2/12 यानी 2,000 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो 2,000 रुपये उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 1,600 रुपये P&L के सस्पेंस के दिए, और इतना इतना उसको गुडविल का पार्ट मिल गया। अच्छा, इसके बाद ब्रॉड डाउन ऑलरेडी की मैंने, जनरल रिजर्व बांट देना। अच्छा, इसके बाद अब बच्चों देखो ध्यान देना, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट भी गिवन है। तुम आके देखोगे, सबसे पहले तो ये देखो 2 लाख रुपए जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे आए। अब बच्चों एक चीज समझो, बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 है और 2 लाख रुपए आए।
2 लाख रुपए है, 60,000 रुपए ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिसीवेबल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गेन कितने का होता है, 140 का गेन है। अच्छा 140 का गेन कैसे बढ़ता है बच्चों, ये 140 का गेन है जो मेरा बटेगा, ये मेरा बटेगा ओल्ड पीएसआर सारे पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर, क्योंकि बच्चों जेएलपी के पैसे, जेएलपी का प्रीमियम फर्म ने पे करा है, फर्म ने पे करा है, तो 140 का गेन सिर्फ टोनी को नहीं जाएगा, सबको बटेगा 140 का गेन, ठीक है। तो 140 का जो भी गेन होगा, देखो ध्यान देना, सब में बढ़ जाएगा, रोना, जेनी और टोनी तीनों को बढ़ जाएगा। तो 140 का गेन यहाँ पे तीनों को बढ़ जाएगा, तीनों को बढ़ गया, देखो ध्यान देना, बाय जेएलपी, करेक्ट है क्या, यस, ओके सर। इसके बाद रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट, इन्वेंट, फर्नीचर एंड फिक्सर डेप्रिसिएट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू किया, इसके ऊपर गेन हुआ था, और ये दोनों पे हो जाएगा लॉस, ओके सर। इसके बाद क्या बोला हुआ है, और इन्वेंट्री बोला, ट्रेड रिसेबल कंसिडर गुड, मतलब प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये भी दो हो जाएगा गेन। अच्छा इसके बाद निकाला, तो मैंने यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, मतलब सारे पार्टनर्स को बांट दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर तुम देखोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 14625, 9750 और 4875 इतना आना चाहिए, 14625, 9750 और 4875, ओके सर। इसके बाद क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान देना, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ टोनी वॉज पेड इमीडिएटली, इमीडिएटली पैसे के पैसे पे कर दिए, मतलब टू बैंक से पे कर देना एग्जीक्यूटर को 210508 जो भी आया, और इनका बैलेंस कैरी डाउन निकल के इतना आना चाहिए बच्चों, देखो इतना आया था तो तुम्हारा करेक्ट है, 295805 और 278537, अगर इतना तुम्हारा आंसर आ रहा है तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा, ठीक है। चलो यहाँ पे दो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट नहीं बनाना था, अच्छी बात थी सर, क्या बात है, आधा काम अपना आसान हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट बताओ तो बच्चों, यहाँ पे एक तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन और गुडविल का कैलकुलेशन है ना, और अपन ने यहाँ पे यूज किया है सिंपल एवरेज, सिमिलर मॉड्यूल के क्वेश्चन में भी सिंपल एवरेज ही यूज किया है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन आया था, मतलब तुम देखोगे 11th-12th के लेवल का क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट का, ठीक है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, खाली ऑडिट फीस देखोगे तो अप टू 15,000 है, और यहाँ पे एक और चीज मार्क करना था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 51,000 है, तो यहाँ पे ये एक मेरे को कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,55,000, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड आ गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट बोला, उसके बाद एडजस्टमेंट बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2.5% ऑफ डेटर, डेटर्स देखो ऑलरेडी 350 का 2.5% डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो डेटर्स का 2.5% निकालोगे 8750 आ जाएगा, 8750 का डायरेक्टली प्रोविजन निकाल लेना, ठीक है। तो प्रोविजन के दो इफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट साइड और डेटर में से लेस। डेप्रीसिएशन करना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 15% और कंप्यूटर पे 40%। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, डिलीवरी वैन है और कंप्यूटर पे 40%, इन दोनों पे 15% और इस पे 40%। इसके लिए चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो, देखो ध्यान देना यहाँ पे बनाया हुआ है ना, फर्नीचर फिक्सचर 15%, डिलीवरी वैन पे 15% और कंप्यूटर पे 40%। टोटल डिप्रीशिएशन आ जाएगा 138, ठीक है। टोटल डिप्रीशिएशन तुम्हारा कितना आ गया था, 138 आ गया, ओके। अच्छा 138 आ गया अगर, ठीक है, उसके बाद यही डिप्रीशिएशन एसेट में से लेस करके बता दो, यही डिप्रीशिएशन मैंने क्या किया, एसेट में से लेस करके बता दिया, है ना। इसके बाद बच्चों ऑडिट फीस बोला हुआ है, हाफ ईयर की पेंडिंग है 15,000 आउटस्टैंडिंग। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 15,000 ऐड कर दूंगा, तो 15,000 एक्सपेंस में ऐड कर दूंगा और यही आ जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000, ओके सर, बहुत ईजी था। टर्म लोन ऑब्टेन किया फर्स्ट में और पेएबल इंटरेस्ट रेट है 10%, फर्स्ट मई से लिया, मतलब मई से कितने महीने होंगे बच्चों, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी ये होते हैं 11 मंथ्स, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट लगना चाहिए 11 महीने का। अगर तुम यहाँ पे टर्म लोन देखोगे 6 लाख का है, 6 लाख का 10% इंटू 11/12, तो 6 लाख का 10% इंटू 11/12 मतलब कितना हो जाता है बच्चों, 6 लाख का 10% इंटू 11/12 मतलब तुम्हारा हो जाएगा 55,000 रुपीज। अच्छा 55,000 में से तुम देखोगे 51,000 मैंने पे किया, तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 4,000 रुपये अभी भी तुम्हारा रह जाएगा आउटस्टैंडिंग, है ना। तो 4,000 वाला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, देखो लोन में ऐड कर दिया, और P&L में कितना लेके गया 55,000, इसके लिए चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, 55,000 माइनस 51, 4,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, 55 मेरा टोटल इंटरेस्ट बन जाता है ना। यस मेरे को लगता है यही लास्ट एडजस्टमेंट थी, इसके बाद एक एडजस्टमेंट और है,
अ फायर टुक प्लेस बिटवीन गोडाउन, 40,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, 50% इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, मतलब 20,000 रुपए का क्लेम एडमिट किया, तो लॉस कितने का हो जाएगा सर? 20,000 रुपए का लॉस है। तब इसको कैसे इफेक्ट करते हैं बच्चों? 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, पीएनएल के डेबिट साइड 20,000 और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड 20,000, इस तरीके से एडजस्टमेंट होगी। देखो लॉस बाय फायर 40, ठीक है, इसके बाद 20,000 रुपए का जो लॉस बाय फायर है इधर आ जाएगा और 20,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड आएंगे। एकदम सिंपल एडजस्टमेंट थी। इसके बाद देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, अगर वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट पोस्ट करूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम पोस्ट करोगे तो तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 5,35,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट 535 का लेने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा 85,250 का, इतना चेक करना। 5,35,000 का ग्रॉस, 85,250 का नेट प्रॉफिट। अच्छा 85,250 का नेट प्रॉफिट, इसमें से सब माइनस करके 594,250 का कैपिटल, और जो तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी बच्चों, ये टैली हो जाएगी मेरी 1393,250 और 1393,250। अगर इतने से बैलेंस शीट टैली हुई है तो एकदम परफेक्ट है। 1393,250 से तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए थी, बैलेंस शीट टैली हुई है तो 1393,250 से करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5A में आइदर 1 और आइदर 2 है, ये भी सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया था, तो दोनों पार्ट का मैंने यहाँ पे सजेस्टेड आंसर में आंसर दिया, तुमने जो भी दिया है तुमको आंसर मिलेगा, है ना। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ा, नेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। अच्छा 15 लाख का नेट प्रॉफिट है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, पीएनएल एडजस्टमेंट में बाय नेट प्रॉफिट लेता हूँ 15 लाख रुपए, है ना। क्रेडिट साइड से चालू करते हैं अपन, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बाय नेट प्रॉफिट ले लिया 15 लाख। उसके बाद में 937,500 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, 937,500 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ गई स्टॉक की। ओके सर, इसके बाद देखो ध्यान देना, परचेसेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 37,500 पेड फॉर द इलेक्ट्रिक फिटिंग ऑफ द गोडाउन। अब देखो 37,500 इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए पे किया, परचेस में इंक्लूड हुआ, परचेस में नहीं जाना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फिटिंग में, यानी परचेस को अपन क्रेडिट करते हैं, यानी पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग 37,500, सिंपल। ओके अच्छा गुड्स वैल्यू 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नो एंट्री हैज बीन पास, फ्री सैंपल बांटा, एंट्री पास नहीं हुई। अब इसकी एंट्री नहीं हुई, एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के लिए क्या करूंगा बच्चों? अब देखो ध्यान देना, फ्री सैंपल की एंट्री करती है एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, यानी एडवर्टाइजमेंट पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड, और परचेस पीएनएल एडजस्टमेंट यानी सैंपल बांट दिया बोल के 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड लिखता हूँ, यहाँ पे तुम परचेस भी लिख सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल लॉजिकल है बच्चों। यस अच्छा इनवॉइसेस फॉर 625 हैड बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, मतलब मैंने खरीदा परचेस किया लेकिन स्टॉक में ले लिया, तो 625 से बच्चों यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो 625 को क्या करना? स्टॉक में ऐड करना। अच्छा अब एक चीज समझो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, 625 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो 625 से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे बाय स्टॉक मेरे को 625 पीएनएल के क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा। ओके सर, इसके बाद क्या है? इन मार्च गुड्स ऑफ ₹5 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। अब बच्चों मार्च की सेल है, अप्रैल में लिया, अप्रैल तो अप्रैल में रिवर्स कर दो, लेकिन मार्च में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? यस, रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5 लाख की सेल रिकॉर्ड कर लो, यानी डायरेक्टली 5 लाख की सेल रिकॉर्ड। ओके सर, इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 187,500 बट सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस इन द मार्च एट अ मार्जिन 33.33% ऑन कॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पे 187,500 जो है ये सेल वैल्यू नहीं है, ये भी कॉस्ट है, और प्रॉफिट मार्जिन भी कॉस्ट का ही है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली 33.33% ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 33.33% ऐड करूंगा तो मेरी यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आती है? 62,500 ऐड होकर 2,50,000 रुपये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितने की वैल्यू आ जाएगी? 2,50,000। अब क्या बोला हुआ है? ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे गया, अप्रूवल आया अप्रैल में, लेकिन मैंने सेल्स रिकॉर्ड किया मार्च की। बच्चों इसको मार्च में सेल रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था। जब भी सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजते हैं अपन क्या करते हैं? मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास स्टॉक में ऐड करते हैं, सेल रिकॉर्ड नहीं करता मैं, स्टॉक रिकॉर्ड करता हूं। अच्छा स्टॉक रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, और इन्होंने सेल रिकॉर्ड किया सेल वैल्यू पे, तो सेल वैल्यू रिवर्स करो। सेल वैल्यू रिवर्स करने के लिए सेल अकाउंट डेबिट, यानी पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड 2.5 लाख सेल वैल्यू थी, सेल वैल्यू डेबिट कर दी। अच्छा इन्वेंट्री रिकॉर्ड करो कॉस्ट पे। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? 187,500, तो इन्वेंट्री जो बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री में कितने से ऐड हो जाएगा? मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड 187,500 से इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, और इन्वेंट्री बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 187,500 से, यानी यहाँ पे ये तो सेल रिवर्स हुई और यहाँ पे इन्वेंट्री हुआ। सेम क्वेश्चन, इसका डिटेल वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अपन ने मॉड्यूल का क्वेश्चन लिया हुआ, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे सारे इफेक्ट हो गए, तो तुम्हारा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट अगर तुम निकालोगे तो इतना आना चाहिए था 26 लाख रुपए। अगर 26 लाख आया था एडजस्टेड नेट प्रॉफिट तो एकदम परफेक्ट है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन आना चाहिए था 17,50,000। अगर 17,50 और 26 आया तो तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट है, फुल मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, है ना।
यस। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बीआरएस का क्वेश्चन पूछा था, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे क्वेश्चन में बोला हुआ है एसीबी बनाना है और बीआरएस बनाना है ना। एसीबी और बीआरएस बनाना है तो एकदम इजी पीजी वाला पार्ट था, एसीबी बीआरएस बनाना है। अच्छा, एसीबी बीआरएस जहाँ पे बनाते हैं तो बीआरएस में क्या जाता है, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स, और एरर्स जो होते हैं अपने और ओमिशंस में एसीबी में रिकॉर्ड करता हूँ, टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस में जाते हैं, प्लस बैंक के एरर बीआरएस में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, चेक्स अमाउंटिंग 3 लाख वर इशूड टू ट्रेड पेबल, क्या एंटर्ड इन कैश बुक बिफोर 31 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड टिल पेमेंट, यानी बच्चों ये टाइमिंग डिफरेंस है, बीआरएस में जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट अपना वो एडलेस शावा स्टेप वाले बताऊं उस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखो ध्यान देना, यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कैश बुक कम ज्यादा हो सकता है, बैंक क्या रहेगा कांस्टेंट। 3 लाख के चेक्स इशू कर दिए, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, पासबुक कांस्टेंट है तो ऐड, यानी 3 लाख रुपए बीआरएस में ऐड हो जाएंगे, है ना। तो बीआरएस ले लूंगा, बीआरएस बनाऊंगा तो बीआरएस में 3 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। ओके सर। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्या बोला, देखो, चेक्स अमाउंटिंग 12,20,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक पेड इनटू द बैंक, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग 975 ओनली कलेक्टेड, 12-20 में से 975 कलेक्ट हुआ, यानी बचा हुआ जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट कितने का आएगा बच्चों, 245 का डिफरेंस अमाउंट जो है ना, ये भी वापस से टाइमिंग डिफरेंस है, बीआरएस में जाएगा। क्यों, क्योंकि चेक्स क्या हुआ मेरा, चेक्स डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मतलब, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट होता है ना। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितने के, 245 के। अब चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बढ़े ही नहीं, तो क्या करूंगा, लेस, यानी 245 ये लेस हो जाएंगे बीआरएस से, तो 245 लेस हो गए बीआरएस से, है ना। तो 245 मैंने यहाँ पे लेस करके बता दिया, बीआरएस में आ गए 245। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर आके देखोगे, टर्म डिपॉजिट मैच्योर्ड ऑन 13th मार्च एंड प्रोसीड्स अमाउंटिंग टू 82,500 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो, टर्म डिपॉजिट मैच्योर हुआ और टर्म डिपॉजिट के पैसे कहाँ पे आए, टर्म डिपॉजिट के पैसे डायरेक्टली कहाँ पे, बैंक पे आए। अब बच्चों, टर्म डिपॉजिट के पैसे बैंक में आए, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर लो, ये कहाँ पे जाएगा, डिफरेंस जाएगा एसीबी में। कहाँ जाएगा बच्चों, डिफरेंस एसीबी में जाएगा, है ना। तो ये 282,500 का एसीबी में। अब देखो, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करना है, रिसिप्ट रिकॉर्ड करना है मेरे को भी, यानी ये रिसिप्ट साइड मतलब कैश बुक के डेबिट साइड मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो तुम अगर यहाँ पे आके देखोगे तो कैश बुक के डेबिट साइड आता है 282,500, और ऐसे भी बताओ तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक में ऐड, और ऐड अपन कौन सी साइड से करते हैं, डेबिट साइड से करते हैं कैश बुक, है ना। तो 282,500 आ गया। इसके बाद इंस्पेक्शन फी डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया, अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैंक ने डेबिट किया, अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लो, वापस से कहा जाएगा, एसीबी में चला जाएगा। करेक्ट है। अब देखो, इंस्पेक्शन फी बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, यानी वापस से क्रेडिट साइड। तो 15,000 रुपए यहाँ पे कौन सी साइड ले लूंगा, देखो 15,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट साइड ले लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, 33,000 पेमेंट वर मेड टू क्रेडिटर, रॉन्गली रिकॉर्डेड 30,000 इन कैश बुक। अब बच्चों वापस से कैश बुक का एरर है, 33 की पेमेंट थी, 30 रिकॉर्ड किया, 3,000 से और क्रेडिटर को पेमेंट रिकॉर्ड करो। ठीक है, बैंक में 3,000 से माइनस हुआ है, कैश बुक में माइनस करना, तो माइनस करने के लिए क्रेडिट साइड 3,000 रुपये कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, ट्रेड एसोसिएशन ने सब्सक्रिप्शन लिया था 5,000 का, डायरेक्टली बैंक से पे हुआ, येट टू बी अकाउंटेड बाय सागर, सागर ने अकाउंट पर नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लो 5,000 की पेमेंट, पेमेंट साइड आ जाएगा, मतलब वापस से क्रेडिट साइड 5,000 रुपये की पेमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बिल पेबल ऑफ 2.5 लाख हैड बीन पेड बाय बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बिल पेबल बैंक ने पे किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर लो। बिल पेबल रिकॉर्ड करोगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल पेबल रिकॉर्ड करने के लिए बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी 2.5 लाख रुपए यहाँ पे बैंक से पेमेंट हो गई। ठीक है बच्चों, यस। इसके बाद अगर तुम देखोगे बच्चों, देखो ध्यान देना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद अ बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000। अब 1,40 का बिल रिसीवेबल था, मैंने 2,000 रुपये पे डिस्काउंट किया, मतलब पैसे कितने आएंगे, 1,40 माइनस 2, 1,38,000 पैसे आएंगे बच्चों। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ सागर, मतलब कैश सागर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई। 138 आए बच्चे, 1,40 नहीं आए, 138 आए, तो 138 बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 138 टू बिल्स रिसीवेबल आ गया। अच्छा, अगर तुम इसका देख लोगे, अब कैश बुक का बैलेंस निकाल लोगे तो तुम्हारा बैलेंस आएगा 38,72,500, इतना आना चाहिए था एसीबी का बैलेंस। 38,72,500 मैंने लेके बीआरएस बनाया, तो बीआरएस का बैलेंस आना चाहिए था, मतलब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 39,27,500, इतना आना चाहिए था, 39,27,500। अगर ये आया तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट गया होगा, है ना। इतना आना चाहिए था, अगर इतना आया तो एकदम परफेक्ट है बच्चों। ठीक है, यस। इसके बाद बच्चों देखो ध्यान देना, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एनपीओ का एक क्वेश्चन आया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, तुमको क्या करना है खाली यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है। ठीक है, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे तो सब्सक्रिप्शन का लेजर, सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट कितना है, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट है 1.5 लाख, और एडलेस वाले लॉजिक से करना है। अगर एडलेस वाले लॉजिक से करूँ तो ए फॉर एडवांस, ए फॉर एड, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड, तो सब आउटस्टैंडिंग लेस, और ये ऐड और ये लेस, इस तरीके से करोगे तो बच्चों डायरेक्टली तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा निकल जाएगा, है ना। देखो ध्यान देना यहाँ पे, इसी तरीके से अपने लॉजिक से हुआ 4.5 लेस 3,600 ऐड, 4.5 लेस 3,600 ऐड, 3,600 फिर 6,600 ऐड, 3,600 ऐड और 2,100 लेस, तो 153,600 इतना सब्सक्रिप्शन का आना चाहिए, जो मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है ना स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा परचेस फॉर मेडिसिन सप्लाई, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन सप्लाई कंज्यूम निकालूंगा, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन सप्लाई कंज्यूम्ड है वो मेरा कहाँ पे जाएगा, वो मेरा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बच्चों अगर यहाँ पे तुम लेजर भी बना सकते हो कैलकुलेशन ऑफ परचेज के लिए, या फिर डायरेक्टली एडलेस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, पेमेंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 90,000 था, पेमेंट मैंने 90,000 किया, इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग कितना है 27,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, तो 1,02,000 की परचेस है। इसी को तुम लेजर बना के भी कर सकते हो, लेजर बना के करोगे तो 1,02,000 की परचेस आएगी। अच्छा, उसके बाद कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा आ जाएगा कंज्यूम्ड 87,000। इसी को बच्चों लेजर से भी कर सकते हो और 87,000 का स्टॉक कंज्यूम आएगा, है ना। यानी यहाँ पे देखो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई से मेडिसिन सप्लाई परचेस निकालो और परचेस से स्टॉक कंज्यूम निकालो और स्टॉक कंज्यूम मेरा जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर तुम आके देखोगे बिल्डिंग दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, अच्छा इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, यानी परचेस ऑफ इक्विपमेंट रह सकता है, डिप्रिसिएशन के लिए काम आ जाएगा। तुम देखो यहाँ पे है क्या परचेस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेस 45,000 है, तो इससे डिप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू ले लिया, बिल्डिंग की भी ले लिया, परचेस ऐड कर दिया, क्लोजिंग वैल्यू लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया डिप्रिसिएशन 18,000 और 6,000, तो 18,000 6,000 रुपये मेरा डिप्रिसिएशन आ गया, है ना। उसके बाद बाकी तो सब कुछ इजी था, 1 बाय 1 जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया वो पोस्ट करना है। खाली एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, हेल्थ चेकअप कलेक्शन थी 37,500 और हेल्थ चेकअप के खर्चे थे 4,500। ठीक है, तो 37,500 माइनस 4,000 नेट वैल्यू यहाँ पे अपन लेके आते हैं। बाकी अदरवाइज सब एकदम सिंपल था, डायरेक्ट 1 बाय 1 पोस्ट करना है, डायरेक्ट 1 बाय 1 पोस्ट कर दोगे तो 30,600 का तुम्हारा सरप्लस निकल के आ जाएगा बच्चों, है ना। 30,600 का सरप्लस निकल के आ जाएगा और एकदम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सरप्लस 30,600 का आया। ठीक है, तो इसके ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इजी। इसके बाद 10 मार्क का क्वेश्चन एकदम लट्टू क्वेश्चन आया था। ठीक है, लट्टू क्वेश्चन में क्या क्या है देखो, एक तो बोनस, सॉरी राइट इशू, बोनस इशू और फिर रीपे डिबेंचर। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये वाले क्वेश्चन में, तो डिबेंचर रीपे करने के लिए ऑलरेडी DRRI और DRR बना हुआ है। देखो DRR 10% बनता है, DRR का लिमिट है 70,000 का 10%, 7,000 बना हुआ। अच्छा, DRRI में इन्वेस्टमेंट 70,000 का 15% रहना चाहिए, 70,000 का 15% DRRI में इन्वेस्टमेंट है 10,500 की। ठीक है, तो 70,000 का 15% करोगे तो 15% 10,500, यानी DRRI भी बना हुआ है, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी 10,500 का प्रॉपर तरीके से करा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो सीक्वेंस में क्वेश्चन में बोला वही सीक्वेंस करूंगा। सबसे पहले तो देखो क्या दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे राइट इशू दिया हुआ है। राइट इशू क्या बोला हुआ है, 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर है ना, बच्चे कंफ्यूज हो गए। 60,000 ऑथराइज कैपिटल कुछ भी काम का नहीं है, इश्यूड कैपिटल काम का है, तो 30,000 इंटू 2/6 अगर इस तरीके से करोगे 30,000 इंटू 2/6, तो तुम्हारे को राइट इशू कितना आ जाएगा, देखो 30,000 इंटू 2/5, सॉरी 5 हेल्ड को 2 मिलेंगे, यानी 12,000 राइट शेयर हो गए। तो राइट वैल्यू कितनी आएगी, 12,000 इंटू 15 रुपये में उनसे कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो 12,000 इंटू 15 रुपये कलेक्ट करूंगा, यानी 1,80,000 रुपये कलेक्ट कर लिए मैंने, है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, इसके बाद 5 रुपये प्रीमियम पे मैंने इशू किया था, तो 12,000 इंटू 5 यानी 60,000 रुपये चले जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में और 1,20,000 चले जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पे। ठीक है, एकदम ईजी था। अब बच्चों देखो, पहले 30,000 शेयर थे प्लस 12,000 का राइट शेयर दिया। अब मेरे पास न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए पता है, 42,000। अब बोनस किसके ऊपर दूं, 30 पे दूं या 42 पे। बहुत बच्चे 30 पे देखे गलत करके आए। अब बोनस होगा 42,000 शेयर पे, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 6 सेंट, तो बोनस शेयर 42,000 पे दूंगा। अब बोनस शेयर कितने जाएंगे, 42,000 डिवाइड बाय 6, 7,000 बोनस शेयर दे दूंगा। ठीक है, 7,000 इंटू 10, 70,000 रुपए के बोनस शेयर होंगे।
ठीक है। तो देखो बोनस शेयर कितने दूंगा, 70,000 रुपए के बोनस शेयर जाएंगे। अच्छा, अब बोनस शेयर देने के लिए बच्चों सबसे पहले तो क्या यूज करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यूजेज गलत करके आए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है क्या, 60,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे इसमें देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व्स कौन से, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ P&L है। अच्छा, लेकिन P&L के अलावा मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी तो ऊपर कलेक्ट किया, तो ये 60,000 यूज कर सकते हो क्या, तो बोनस देने के लिए 60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करो और 10,000 P&L का यूज करो और बोनस टू शेयर होल्डर ड्यू कर दिया। और उसके बाद एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंटेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। यस, इसके बाद अब मुझे डिबेंचर रिडीम करना है। डिबेंचर रिडीम करने के लिए सबसे पहले DRR बेच दो। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 10,500 की इन्वेस्टमेंट तो बैंक अकाउंटेबल टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिबेंचर होल्डर ड्यू करना। अब यहाँ पे डिबेंचर जो है ना प्रीमियम पे रिडीमेबल है। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम ऑफ 10%, 70,000, 7,000 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, ये प्रीमियम कहा जाएगा बच्चों, प्रीमियम के लिए अलग से पहले से बना हुआ नहीं है, तो प्रीमियम कहा जाएगा मेरा प्रीमियम P&L को ट्रांसफर कर दूंगा। तो 70,000 प्रीमियम और डिबेंचर और 77,000 डिबेंचर होल्डर को ड्यू करा। 7,000 रुपए का प्रीमियम P&L को ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। इस तरीके से एंट्री हो गई। उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक रीपे कर दिया और आखिरी में जो DRR का बैलेंस है वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। एकदम सिंपल था बच्चों। यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही देना था, जर्नल एंट्रीज ही देना था। यहाँ पे बैलेंस शीट भी पूछा हुआ नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आया था ऑरेंज लिमिटेड का क्वेश्चन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आया था ऑरेंज लिमिटेड का। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी RTP में, मॉड्यूल का भी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखोगे यहाँ पे 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स मेरे को इशू करना था 2 रुपए के प्रीमियम पे। अच्छा, 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ पे, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, इन्होंने बोला है, यानी 4 रुपए का अलॉटमेंट है तो 2 रुपए का प्रीमियम है और 2 रुपए का कैपिटल है। 2 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का कैपिटल है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 रुपए का है। अब बताओ 7 लाख एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स के रिसीव हुए। ठीक है, 7 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए, लेकिन मुझे इशू कितना करना है, 250। 30,000 को तो इन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया। अब बच्चों इस तरीके से यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बनाना है। 7 लाख सबसे पहले एप्लीकेशन आए, लेकिन 30,000 इन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितना था, 2 रुपए। ठीक है, तो 30,000 पे 2 रुपए आए, 60,000 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। पूरा का पूरा एक्सेस है, यानी पूरा का पूरा 60,000 रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो कुछ भी इशू नहीं किया। ठीक है, तो अमाउंट रिफंडेड कॉलम में पूरे के पूरे कितने चले जाएंगे, 60,000 रुपए। ओके सर, इसको तो मैंने अपनी इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, या ICI वर्किंग नोट के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। 70,000 एप्लीकेंट को 70 के 70 अलॉट हुए। अब बताओ जिसके 70,000 थे उसने 2 रुपए से कितने पे किया होगा, 70 को 70 अलॉट हुए, इसने पे किया 140। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट कितना एप्लीकेशन मनी का, 140 का ही रिक्वायरमेंट, यानी एक्सेस मनी जो एडजस्ट करना है वो कुछ भी नहीं है इनके पास। एक्सेस 70 को पूरे 70 दिए, मतलब A कैटेगरी वाले थे, इनको पूरे के पूरे दिए। B कैटेगरी 2 लाख शेयर अप्लाई किए तो 1 लाख शेयर दिया। अब 2 लाख शेयर अप्लाई किए तो 1 लाख दिया, मतलब 2 लाख शेयर अप्लाई किया था, 1 लाख अलॉट हुआ। एप्लीकेशन मनी इनसे 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रिसीव हुआ, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना रहेगा इनका, 2 लाख का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एक्सेस 2 लाख का है। अब बच्चों एक्सेस 2 चीज कर सकते हैं, या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करो या रिफंड करो। अब बच्चों यहाँ पे अलॉटमेंट था 4 रुपए, अगर 4 इंटू 1 लाख देखोगे तो 4 लाख तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 2 लाख पूरा का पूरा अलॉटमेंट में लेके जाना, रिफंड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेस मनी आता है तो अपन रिफंड नहीं करते, अलॉटमेंट के लिए यूज करते हैं। देखो आपको बोला हुआ है एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिटर्न टू एप्लीकेंट। मतलब क्या है, अगर अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है तो वो रिफंड कर देना। अब इनका देखो 4 लाख शेयर अप्लाई किए थे, 80,000 ही दिए। अप्लाई कितने किए, 4 लाख दिए, 80,000, तो कितना होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो 4 लाख इंटू अगर तुम देखोगे 2 रुपए, 8 लाख इन्होंने दिए, लेकिन 1,60,000 यूज करना है, तो एक्सेस कितना है, 8 लाख माइनस 160 करोगे तो 640 का इनका एक्सेस है। अब लेकिन इनके अलॉटमेंट में भी मैक्सिमम 4 रुपए यूज कर सकते हैं, मतलब 4 इंटू कितने, 80,000, यानी मैक्सिमम इनका अलॉटमेंट में भी 320 ही आ रहा है। तो 640 में से 320 अलॉटमेंट पे यूज भी कर लूं, फिर भी 320 बच जाएगा। वो 320 क्या करना पड़ेगा, रिफंड। यानी रिफंड वाला पार्ट कितना बनता है, 60 और 320, 380 रिफंड होंगे, और 5-20 बच्चों जो होंगे कहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे, अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो पहली एंट्रीज ही इस तरीके से, सबसे पहले तो एप्लीकेशन आ गए, है ना। एप्लीकेशन आने के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरे के पूरे 14 लाख आए, लेकिन 14 लाख में से बच्चों 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल को जाएंगे, 5-20 अलॉटमेंट को यूज करो वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से, और 380 क्या कर देना, रिफंड कर देना। ठीक है, और 5-20 अलॉटमेंट के टाइम अब तुमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पहले ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। इसमें से बच्चों 4, अब देखो 10 लाख में से 5-20 ऑलरेडी आ गए, तो अभी कितने आएंगे, 480। करेक्ट है,
यस। अब इसके बाद क्या बोला, एक आदमी था मिस्टर मोहन जिसने 5,000 शेयर अप्लाई किए थे कैटेगरी सी में, इसके शेयर फॉरफिट कर दिए क्योंकि इसने 6 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। अब बच्चों सबसे पहले तो जब भी ये फॉरफिट करते हैं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई पर्सन पे कर रहा है तो उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पार्ट फॉरफिट नहीं होता, बाकी सब अमाउंट जितना उसने पे किया फॉरफिट हो जाएगा। अब इसने 5,000 इक्विटी शेयर अप्लाई किए थे। अब कैटेगरी सी में अगर तुम आके देखोगे 4 लाख शेयर होल्डर को 80,000 मिले, तो जिसने 5,000 अप्लाई किए थे उसको कितने मिले रहेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे, 5,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख, तो इसके मिले होंगे बच्चों 1,000 शेयर्स। अब देखो इसने पे कितने किया, 5,000 इंटू 2 10,000, लेकिन इसको लग कितने रहे थे, 1,000 इंटू 2 2,000 रुपए। अच्छा इसका अलॉटमेंट का भी देख लो, अब इसको 1,000 शेयर मिले, 1,000 इंटू 4 यानी 4,000 अलॉटमेंट में काम आए, तो इसको रिफंड मैंने तब कितने कर दिए थे, तब इसका रिफंड बन गया था 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का इसका रिफंड बना होगा बच्चों, है ना। अगर तुम देखोगे इसको 1,000 शेयर मिलेंगे, देखो ध्यान देना यहाँ पे, मोहन को कैटेगरी सी में बिलोंग करता था, 4 लाख को 80,000 है, तो मिस्टर मोहन को 1,000 शेयर मिलेंगे। अच्छा सबसे पहले इसका कॉल इन एरियर कितना, आखिरी का कॉल 6 रुपए का था, तो 1,000 इंटू 6 6,000 रुपए कॉल इन एरियर आ जाएगा, है ना। सबसे पहले तो कॉल इन एरियर करके ले सकते हो, पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए का कॉल इन एरियर हो जाएगा, समझ आ रहा है, और 15 लाख रुपए। अब ये शेयर जब फॉरफिट करूंगा बच्चों, फॉरफीचर के टाइम पे इसने कितने पैसे पे किए, अलॉटमेंट के 2 रुपए पे किए, अच्छा सॉरी एप्लीकेशन के 2 पे किए, अलॉटमेंट के 2 ही फॉरफिट होंगे। देखो अलॉटमेंट है 4 का, लेकिन प्रीमियम उसने 2 पे किया हुआ है, तो फॉरफिट कितना होगा, सिर्फ 2। समझ आ रहा है क्या, अलॉटमेंट में प्रीमियम जो पे किया वो फॉरफिट नहीं होगा, यानी 2 2 4,000 रुपए इसके फॉरफीचर में जाने चाहिए, है ना। तो देखो 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर है इंटू 10,000, प्रीमियम का पैसा पे किया तो कुछ भी रिवर्स नहीं होगा, कॉल इन अरियर 6,000 चले जाएगा, और शेयर फॉरफीचर में कितने जाएंगे, 4,000, है ना। इसके लिए तुम देखो नीचे मैंने वर्किंग नोट भी बनाई है, 4,000 शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे 4,000 तो एक्सेस उसको पहले रिफंड होगा, फॉरफीचर में कितना जाएगा, एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 2। अलॉटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जाएगा क्योंकि सेक्शन 52 के हिसाब से अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है तो रिवर्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये चले गए फॉरफीचर में। अच्छा अब यही शेयर 1 रुपए के लॉस पर री इशू कर दिया, अब 1 रुपए के लॉस के ऊपर री इशू कर दिया, 1 रुपए के लॉस के ऊपर री इशू करूंगा, तो री इशू के टाइम देखो ध्यान देना, 9 रुपए से पैसे आएंगे, 9 इंटू 1000 9,000 रुपए आए, 1,000 अब जो लॉस है, लॉस का ले जाऊंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा अब ये 1,000 फॉरफीचर में कितना बैलेंस हो गया, 4,000 फॉरफिट किया था, 1,000 रुपए यूज किया, 3,000 रुपए कहाँ चले जाएगा, फिर जनरल रिजर्व में फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व को, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछा था, डिटेल वर्किंग पूछा था, डिटेल वर्किंग किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से डिटेल वर्किंग बनाते तो चलता, अपने वो तरीके से एरो वाले तरीके से बनाओगे तो भी वर्किंग परफेक्ट है ना। अच्छा बच्चों इसके बाद लास्ट में पूछा था व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, सिंपल है एकदम, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर। अच्छा इसके बाद एक चीज पूछा, ट्रायल बैलेंस अगर एग्री हुआ स्टिल एरर रह सकते हैं क्या, यस सर स्टिल एरर रह सकते हैं, कौन से, ओमिशन वाले, डबल पोस्टिंग वाले, है ना, इस तरीके एरर रह सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, जैसे जर्नल एंट्री में सपोज जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, लेजर में पोस्टिंग डबल हो गई तो हो सकता है, लेजर में पोस्टिंग करना ही भूल गए तो वो भी रह सकता है। तो ऐसे कुछ एरर ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी रह सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे बोला हुआ है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, वेरी गुड, हमको पता है। अच्छा पोस्टिंग लेजर से पोस्ट करूंगा, शोन सेपरेटली डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, सच स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन से एरर रहेंगे, वही सबसे पहले बोला हुआ है कंप्लीट ओमिशन, फिर रिटर्न इन बोथ द कॉलम, मतलब दोनों कॉलम में दोनों इफेक्ट गलत है अमाउंट से, ठीक है। उसके बाद मेंशन इन जर्नल, एंट्री नॉट पोस्टेड, एंट्री ट्वाइस पोस्टेड, डबल पोस्टिंग वाली, इस तरीके के कुछ एरर ट्रायल बैलेंस एग्री होने के बाद भी रह सकते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैंने हर एक क्वेश्चन का तुम्हारे साथ आंसर बता दिया है, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे पेपर अच्छे गए रहेंगे, पेपर अच्छे भी नहीं गए उधर टेंशन मत लो, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा, आपकी बार सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। इसके बाद बच्चों बचती है सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बच्चों एक चीज समझना, फाउंडेशन की प्रिपरेशन के तुमको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिलता है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इंटरमीडिएट प्रिपरेशन रिजल्ट का वेट तक नहीं करते, रिजल्ट के पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम देखोगे पूरे फेज में सबसे कम टाइम इंटरमीडिएट प्रिपरेशन को ही मिलता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में, है ना, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसलिए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट होने के लिए जिनको अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस है
वो उनके लिए हम 1 जून से ही बैच चालू कर देते हैं इंटरमीडिएट की प्री रिजल्ट से, है ना। तो जो भी बच्चे जिनको रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस से पास होता है, या ऐसा भी डाइसी भी है कि हाँ सर 80-70% चांसेस है पास होने के, क्योंकि सजेस्टेड आंसर सर्विस के आगे देख के तुमको ओवरव्यू लग जाएगा कि हाँ सर 70% चांसेस है पास होने के, तो आप हमारी इंटरमीडिएट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि चालू होगी 1 जून से। बैच के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी है तो इंक्वायरी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर पेपर में कुछ भी डाउट है तो तुम डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सजेस्टेड आंसर में कुछ भी डाउट है, कुछ गलतियां होगी तो गलतियां ऑफ कोर्स रह सकती है, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ये वाले क्वेरी नंबर पे, है ना। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं गए सर, हम वापस से प्लान कर रहे हैं सितंबर देने का, हम बहुत पैनिक हो गए तो कोई पेपर दिया ही नहीं है, तो सितंबर के लिए फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगी, जो मेरी प्री रिकॉर्डेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसी को वापस से लाइव फॉर्मेट में प्ले होगी सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो जिनका भी सितंबर अटेम्प्ट रहेगा, फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन करके रखना, थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट कर दूंगा कौन से डेट से। एक बार ये अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सितंबर अटेम्प्ट की एग्जाम ओरिएंटेड बैच अपन लॉन्च करेंगे, विच विल बी फॉर 40 डेज। 40 डेज में पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कवर होगा, है ना। तो फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगी, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंटरमीडिएट के लिए भी अनाउंसमेंट की है ना। इनफैक्ट आप हमारे देखोगे रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट्स इंटरमीडिएट में हमारा लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया रैंक 45 आया, फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 7 है, ऑल इंडिया रैंक 7 है, तो टॉप क्लास रिजल्ट्स है। तो आप उसके लिए इंटरमीडिएट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट। कुछ भी और आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 866842323520 वाले नंबर पे, ठीक है। सजेस्टेड आंसर का सर ये पीडीएफ का मिल जाएगा, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, जाके लिंक चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो मेरे को रीच आउट करो। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी लगता है तो डेफिनेटली मेरे को कनेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।